बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की जो इंतखाबी मुहिम है उसकी ड्राइविंग सीट पर आखिर कौन है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। आमिर साहब के सामने ये सिचुएशन पूरी रखेंगे कि ड्राइविंग सीट के ऊपर छोटे मियाँ साहब हैं या बड़े मियाँ साहब हैं, ये कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है। दूसरी तरफ 2/3 अक्सरियत लेने का दावा भी किया जा रहा है। बलूचिस्तान में बाप पार्टी और पंजाब में शुजात और जहांगीर तरीन के दर पर आखिर ये सवाली बनकर क्यों जा रहे हैं? क्या कहा जाए कि जो अवामी मकबूलियत का गुब्बारा सामने लाया गया था वो फट चुका है? इसके ऊपर भी आमिर साहब का तजिया हम शामिल करेंगे। मगर इसके साथ साथ कप्तान की 3 अहम मुकदमात में जमानत हो गई है। पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला देने के ना देने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। तो मतलब कहा जा सकता है कि क्या तब्दीली की जिस हवा का जिक्र हो रहा था वो तब्दीली की हवा चल पड़ी है? इसके ऊपर भी बात होगी। इसके साथ साथ आपको ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अहम रिमार्क्स हैं ये कि कत्ल की सूरत में जो सजा है नाअहली की वो 5 साल है किसी भी सियासतदान की, तो सच बोलने के ऊपर ताहयात नाअहली क्यों है? ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये नहायत अहम मामला उठाया गया। जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब की जो इंतखाबी सियासत पर इस केस के असरअंदाज होने का कितना इम्कान है ये आपके सामने रखेंगे। और वो हमारे तमाम नाजरीन जो हल्कों की सियासत में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, मुल्तान के सुल्तान का सियासी दंगल तो आज प्रोग्राम मुकाबिल में सजेगा। और भी दीगर अहम हल्के हैं जिनकी मुकम्मल तफसील हम अपने देखने वालों को देंगे। इस वक्त जो अदालत के अंदर केसेस हैं, जो अदालती कार्रवाइयाँ, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और अदालत की कार्रवाइयों के ऊपर मुकम्मल तफसील से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदा खुसूसी साकिब बशीर ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया साकिब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी, आजकल हम इसलिए साकिब को जहमत बहुत देते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस होते हैं अदालतों में और सारी सियासत का महवर, क्योंकि ये अदालती केस बन गए हैं, तो वो 5-6 केसेस रोज़ होते हैं जिन पे बात करनी होती है और इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जिनके साथ फैसला होना है हमारी सियासत का कि जे आया नवाज शरीफ साहब उसमें हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, क्या पीटीआई के लीडर ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, तो क्या जिसे वो कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड, उनका इन मुकदमात से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इलेक्शन के लिए, मुल्क के लिए, सियासत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समझ लें कि इन मुकदमात में हो क्या रहा है। तो आज की जो चीदा है बारी बारी हम साकिब से पूछते जाएंगे। सबसे बड़ा तो आज जो एक एजाजुल एहसन साहब ने, जस्टिस एजाजुल एहसन ने एक ख़त लिखा है। हमारा ख्याल था, यहाँ पे ये बताया गया था कम से कम कि पहले जो अता बंदयाल साहब के ज़माने में बहुत ज़्यादा बेंच में डिवीज़न हो गई थी और फिर काजी फायज ईसा साहब आ गए। फिर हमारा ये तासुर दिया गया था कि अब जो है ना अमन व अमान हो गया है, जज मिल के कौम मुल्क सल्तनत की फलाह के लिए यहाँ पे फैसले करेंगे और वो लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ नहीं होंगी क्योंकि असूल तय कर दिए गए हैं। वो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस का बिल पास हो गया और उसके ऊपर फैसला भी आ गया है, सो लिहाजा आइंदा कायदे से होंगे। मगर ये अब जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा है वो बेंच के हवाले से उन्होंने कहा जनाब ये जो बेंच बताए गए हैं उनका जो ख़त है मैं लुबलबाब बता देता हूँ, उसके बाद साकिब से उसकी तफसील जानना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पे साकिब जो मुझे समझ आई है वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये एक असूल वज़ा किया गया था कि 3 जजेस जो है ना वो बैठ के फैसला किया करेंगे बेंचेस का। उन्होंने कहा जनाब ये जो बेंच बनाए गए हैं इसके अंदर जो है मेरे साथ बैठ के जो मशावरत हुई थी कि ख़ास तौर पे 2 केसेस का उन्होंने जिक्र किया कि ये बेंच बनेंगे। मैंने तजवीज़ दी थी कि सीनियर मोस्ट बनेंगे और अगर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने मेरी बात मान ली और उन्होंने कहा कि जहाँ पे कोई जज अगर राज़ी नहीं है, रिक्यूज़ करता है अपने आप को, तो फिर सीनियर मोस्ट जो नेक्स्ट होगा वो आएगा। उन्होंने कहा जबकि बेंच बने तो मुझे नहीं पता कि वो ये वाला फार्मूला अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। मुझसे मिनट शेयर नहीं किए गए और मुझसे शेयर किए बगैर वो मिनट्स जो हैं वो वेब पे लगा दिए गए, इंटरनेट पे डाल दिए गए, जो कि जिस पे मुझे बड़ा सख्त एतराज़ है। ये क्या ऐसा ही है? मैंने सही अखज़ किया है साकिब? जी बिल्कुल आमिर साहब, ये बिल्कुल इस तरह ही है। और ये फर्स्ट टाइम 16 सितंबर के बाद जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया, 3 जजेस जो है वो बेंचेस बनाना शुरू हो गए, तो पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि 3 जजेस में से एक जज ने बहुत अहम सवालात उठाए हैं कि 2 बड़े केसेस, एक जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है और दूसरा एक जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनके खिलाफ जो मिसकंडक्ट की जो कंप्लेंट जेर इल्तवा है सुप्रीम कोर्ट में,
तो इन दोनों बेंचेस के जो तश्कील हुई है उस पर उन्होंने कहा कि ये कमेटी ने तश्कील की नहीं है। तो इट मीन के उनको जो है वो नजरअंदाज किया गया, क्योंकि इससे कबल ये एक इतराजात जब ये बेंचेस जब बने तकरीबन 4 रोज कबल इतराजात आना शुरू हुए कि बेंचेस की तश्कील के हवाले से, तो सबसे बड़ा जवाब ये था कि अब जो है वो मामला नहीं है कि एक जज जो है वो बनाता है बेंच, बल्कि 3 जजेस हैं और उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो जो एक डिवीजन है उसमें से भी 2-1 का भी मामला होता है। लेकिन जो जस्टिस इजाजुल एहसन ने जो सवालात उठाए हैं उसमें एक तो उन्होंने सीनियरिटी के हवाले से कहा था कि ये बात हुई थी कि 7 जजेस में से होगा, वो भी नहीं बताया गया। फिर किस जज ने रिक्यूज किया वो भी नहीं बताया गया। फिर मीटिंग मिनट्स सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दिए गए, ये नहीं बताया गया। फिर 2 बेंचेस की तश्कील हो गई, ये नहीं बताया गया। ये वो सीरियस नोयस के सवालात हैं जिनके जवाबात मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट से ही प्रेस रिलीज से या किसी न किसी सूरत में या मीटिंग मिनट्स या किसी सूरत में आएंगे। तो ये एक गैर मामूली जो है वो सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में पैदा हुई है। वो इसलिए भी साकिब बड़ी अहम है क्योंकि पहले इस बात पे वो ये जलसों के अंदर मीडिया के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया गया और बहुत ही सख्त अल्फाज में कि जी वहाँ पे ग्रोह है वो मर्जी का बेंच बन जाता है। तो फिर अभी भी मोरलेस ये दोबारा जो जस्टिस इजाजुल हसन भी यही कह रहे हैं कि ये मर्जी के बेंच बन रहे हैं और जो तय किया गया था, जो वज़ा किया गया था तरीक़ाकार, वो अपनाया नहीं जा रहा। ये ख़ास तौर पे अब जो मिलिट्री कोर्ट के उसके ऊपर जो बेंच बना है उसकी तश्कील के हवाले से अब क्या क्या उसकी हैसियत क्या है? उसमें ऑलमोस्ट जो है वो जो जजेस हैं उसमें जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद है, इसके अलावा जो दीगर जजेस हैं वो जजेस उमूमी तौर पर तकरीबन 13, 14 या 15 नंबर के जो जजेस हैं मुसर्रत हिलाली हैं। दीगर जजेस इसमें जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला, ये तीनों जजेस जो है वो मौजूद नहीं है इस जो बड़े अहम नोयत के बेंच में। और ये बेंच जो है वो 6 मेंबरान पर मुश्तमिल बना दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली खान ने पहले ही अपने आप को रिक्यूज कर लिया था, तो 5 मेंबर का ये जज था। अब ये वो इजाजुल हसन साहब कह रहे हैं कि मैंने 7 का तजवीज़ हम डिसाइड हुआ था कि जी 7 का बनेगा, तो गलबन 6 का बना है और उसके अंदर सीनियर मोस्ट ये जो जजेस हैं ये उसके अंदर शामिल नहीं हुए, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, उसमें जो है वो सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो शामिल नहीं है, एक बात। और दूसरा जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो उसको हेड कर रहे हैं, उन पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि जब शुरू में जब जून में बेंच बना था तो उन्होंने जो अपना नोट लिखा था उस नोट में उनकी जो पिटीशंस थी उनकी मेंटेनेबिलिटी पे बात की थी। तो वो अपना माइंड किसी न किसी लिहाज से ये सवाल सामने आ रहा है कि उन्होंने माइंड एक्सपोज किया। इसीलिए जस्टिस जवाद एस खाजा ने आज एक दरखास्त भी डाली है कि उनको बेंच से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना माइंड एक्सपोज कर दिया है। तो वो एक अलग से मामला जो है वो दरपेश होगा आपके, अगर वो बेंच से अलग हो गए तो फिर वो 5 मेंबर बेंच रह जाएगा, तो उसके बाद फिर उसको हेड काउंट करेगा और उसमें कौन कौन से जजेस जो है वो शामिल होंगे। तो मेरा मगर ये जो पहले ये क्योंकि 5 का फैसला आ चुका है तो ये लार्जर बेंच होना चाहिए, तो ये एक निकलने के बाद तो ये लार्जर ही कहलाएगा कि 6 अनाउंस किए गए थे, एक ने रिक्यूज़ कर लिया है। दूसरा कि ये जो बाकी चीफ जस्टिस समेत सीनियर हजरात निकल गए हैं, सीनियर जजेस, क्या वजूहत हैं? अभी तक कोई ऐसी वजह जो है वो नहीं सामने आई, ना जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से। कुछ हमारे दोस्तों ने ये कहा कि 2015 में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उन्होंने फैसला दिया हुआ था, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा जब शुरू में ये जून में ये बेंच बने थे तो उस वक्त जब उन्होंने बेंच से अलग हुए थे तो वो एक टेक्निकल वजह उन्होंने दी थी कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में स्टे ऑर्डर है तो इसलिए उन्होंने कहा था। उसमें कोई ऐसी वजह उन्होंने नहीं लिखी थी कि मैं जो है वो 2015 में इस हवाले से अपना एक जजमेंट दे चुका हूं। वो जो जजमेंट थी वो वाली और अभी वाले मामलात में भी थोड़ा बहुत फर्क है लॉ पॉइंट्स में, तो इसलिए। और जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं सामने आई कि क्यों वो बेंच का हिस्सा नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उनके हवाले से भी कोई ऐसी बात नहीं आई। दूसरा एक नाज़रीन को बताते जाएं कि एक और बहुत अहम
वो आज रिमार्क्स आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तायाद नाअहली के हवाले से ये रिमार्क्स बड़े अहम इसलिए हैं कि ये हालांकि केस तो जो था वो एक के एमपी हैं, ये एमपी हैं जो है कैसरानी साहब, उनकी तायाद नाअहली के हवाले से था, मगर उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब ने बहुत इम्पॉर्टेंट किस्म के जो है ना वो रिमार्क्स दिए हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ साहब का जो इलेक्शन लड़ने के लिए एक तो उनके ऊपर जो केसेस थे जिसमें उनकी कन्विक्शन हुई हुई है, 2 केसेस में उनकी कन्विक्शन ख़त्म हो गई है, अल अजीज़िया का जारी है और वो ये उम्मीद की जा रही है कि वो भी चंद हफ्तों और दिनों के अंदर शायद वो भी ख़त्म हो जाए। तो आखिरी रुकावट ये एक रह जाती थी कि जो उनकी तायाद नाअहली हुई हुई है उसके ऊपर ये बहस थी कि वो जो मुकदमा जो नया कानून में तरमीम की गई है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो क्या वो मुकदम है या ये सुप्रीम कोर्ट की 62(1)(f) के तहत जो फैसला आया हुआ है वो रिव्यू उसका किया जाएगा। तो उसके हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, उस पर अपने माइंड ऑलमोस्ट दे दिया है। तो उन्होंने कहा है जी संगीन गिरफ्तारी में नाअहली 5 साल हो जाती है, नमाज ना पढ़ने झूठ बोलने पर तायाद क्यों है। फिर उनका है कि तायाद नाअहली आर्टिकल 62(1)(f) से मुतल्लिक क्या कोई नया कानून भी आ चुका है, ये कानून के हवाले से फिर किया है। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी इस तरह के कमेंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा जी इलेक्शन एक्ट में तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला गैर मौसर हो चुका है। अच्छा, याद रहे कि यही बात जो है नून लीग के लोग और उनसे उनके हामी वकला यही बात कह रहे हैं कि जनाब उस वो कानून के अंदर तरमीम के बाद से ये गैर मौसर हो गया है। तो अतर मिनल्ला साहब ने भी अपना माइंड ऑलमोस्ट दे दिया गया है, मगर ये अभी इस पे बुलाया गया है और इस पे अभी फैसला बेंच के फैसला करेगी या ये फैसला आ चुका है साकिब? नहीं, इस पे जो है वो उन्होंने आज उस केस के दौरान ही नोटिस लिया था, तो अब इस पे लार्जर बेंच बनेगा सुप्रीम कोर्ट का अलग से, जो जनवरी में इसकी समाअत करेगा। और आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये भी कहा है कि इसका इलेक्शन के इल्तिवा या उस किस्म का तासुर देने की कोई कोशिश ना करे, ना उसके साथ इसका कोई ताल्लुक है। लेकिन ये बात तो उन्होंने की है बेंच ने, लेकिन जिस तरह आपने ये सारे रिमार्क्स बताए हैं, इन रिमार्क्स से बड़ा क्लियर होता है कि बेंच भी बड़ा क्लियर है कि 62(1)(f) वाली मामला जो है वो फॉर लाइफ या तायाद नाअहली नहीं उसको कंसिडर करेंगे। एक फॉर्मेलिटी बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये पूरी होनी है और इसको 5 साल ही नाअहली कर दिया जाएगा और इसके जो बेनिफिशियरी या जिनको है जिन मसला वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ही है, जिनके हवाले से कल केस जो है वो अल अजीज़िया का भी लगा हुआ है, हाई कोर्ट से भी कल खबर आ सकती है बड़ी। नहीं, अभी क्योंकि इसके अंदर चीफ जस्टिस साहब ने और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उन्होंने जो कहते हैं ना अपने माइंड एक्सप्रेस कर दिया है कि क्लियरली वो समझते हैं कि ये गैर मौसर हो चुका है। तो क्या वो अब बेंच के अंदर इसके ऊपर जो फैसला करेगी उनका बैठना मुनासिब होगा? हाँ, ये बड़ा आम सवाल है। वो पहले ही जस्टिस सदात तारिक मसूद के वाले से भी यही बात हो रही थी कि उन्होंने माइंड पहले एक्सपोज कर दिया। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं उन ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल डायरेक्टली ये लग रहा है कि वो जो है तायाद नाअहली नहीं चाहते, उसके हक में नहीं है। तो अब वो बेंच का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, अब लार्जर बेंच बनना है तो उसी में सामने आएगा कि अब वो किस तरह अपने आप को कंसिडर करते हैं। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट तोशाखाना केस के हवाले से जो है इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। तो इसके भी भी लगे हाथों बताते जाएं आप कि ये किस तरफ जा रहा है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आज उस पे जो 2 जजेस थे, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उन्होंने उस पर फैसला महफूज कर लिया है और वो फैसला मेरा ख्याल है अगले 3 से 4 रोज के अंदर आ सकता है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि फैसला आएगा क्या। लेकिन अगर वो सजा भी जो जजमेंट है वो भी मुअत्तल हो जाए तो जो चेयरमैन पीटीआई बानी चेयरमैन पीटीआई वो उनकी जो नाअहली है वो खत्म हो जाएगी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक है। लेकिन तोशाखाना केस में एक और केस भी है जिसमें इमरान खान जो है उनकी जमानत का मामला है, वो कल वहां पे जेल में समाअत होनी है। उसमें इंपॉर्टेंट ये है
कि उस केस में उनकी जमानत अगर खारिज हो गई तो उस केस में भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो डर सकती है और नैब के कस्टडी में वो आ सकते हैं अगले 20-25 रोज के लिए इस केस में भी, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी जमानत कल समाअत होनी है, उस पे जमानत होने के ज्यादा इम्कानात है, तो इसलिए अब नए केस में गिरफ्तारी उनकी रिक्वायर्ड है कि ताकि वो जेल में ही रहे। तो बजाहिर ऐसे लगता है कि तोशा खाना नैब केस में कल ही जो है वो नैब जो है वो, क्योंकि उनकी जमानत लगी हुई है, आर्गूमेंट्स होंगे, उनकी कोशिश है कि उनकी जमानत उसमें खारिज हो जाए ताकि उसमें उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली जा सके। सही। ये पेशावर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो बड़ी एक जो है और तरह की हवाएं चलती हैं, लाहौर पेशावर से और इवन सिंध से भी थोड़ी सी हवाएं चेंज होती हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसले से रोक दिया है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 7 दिन में जवाब कराने का नोटिस जारी कर दिया है। हम बैठे हुए तो इस्लामाबाद में हैं, मगर यह है क्योंकि आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, ज़रा सारी चीज़ों का अहाता करते हैं, तो मैं आपसे इसलिए ओपिनियन भी लिया जाता हूँ। क्या कहेंगे इस पे? जी, इस पे जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ऑर्डर मैंने पढ़ा है उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई तो जारी रखेगा लेकिन फाइनल जो जजमेंट है वो नहीं देगा। अब 7 रोज में पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि हमें भी आप जो है वो जवाब दें। अब जब तक पिटीशन जो है वो पीटीआई की पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है तब तक इलेक्शन कमीशन अब बाउंड हो गया है कि वो फैसला नहीं करेगा, वगरना इलेक्शन कमीशन 3-3, 4-4 रोज की तारीखें डालकर बड़े मुख्तसर अरसे में शायद जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी कोई जल्दी है, तो इलेक्शन कमीशन भी शायद जो है वो फैसला करना चाह रहा था, लेकिन अब जो है वो इलेक्शन कमीशन जजमेंट नहीं दे सकेगा। पहले हाई कोर्ट इसको रिव्यू करेगी कि इनका फैसला या इनके जो एतराजात हैं पीटीआई के क्या दुरुस्त हैं या नहीं है, या उस पे इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या है। वैसे ये बैरिस्टर गौहर साहब का ये बयान जो है जो उन्होंने अदालत में दिया है, उन्होंने कहा जनाब 175 पार्टियां हैं रजिस्टर्ड टोटल, उन्होंने कहा जी एक भी पार्टी के इलेक्शन जो है ना वो चैलेंज नहीं हुआ है। हाँ। और बड़ी वहाँ में बेताशा पार्टियां जो कि टांगा पार्टियां हैं कि बस नाम की रजिस्टर्ड हैं, किसी एक का इलेक्शन चैलेंज नहीं हुआ और यहाँ पे उन्होंने अपना जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव भी कर लिया है कि कप्तान जो है वो चेयरमैन भी नहीं है, मगर अभी भी जान नहीं छूट रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल उन्होंने ठीक निशानदेही की है और मेरा ख्याल है कि इस चीज का जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट के सामने देना पड़ेगा कि वो किस बुनियाद पर क्यों जो है वो ये कर रहे हैं। और जब 175 पार्टियां जो है इस तरह उनके इलेक्शंस हुए हैं और ये सबको पता है, जाहिर सी बात है जजेस को भी पता है इस बात का कि वो कैसे वो हुए। और खास तौर पर एक इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं और शेड्यूल जारी होने लगा है अभी नेक्स्ट वीक में। तो इतनी क्या जल्दी पड़ी है इलेक्शन कमीशन को कि आप इतने सीरियस नोयत के एक बहुत ही पॉपुलर पार्टी पर आप जो है वो चीजें उठा रहे हैं और उसमें खास तौर पर उनका जो इंतखाबी निशान है वो वापस लेने की बहरहाल जो है वो कोशिश इसमें मौजूद है। बस साकिब आपसे आपको जहमत देते रहेंगे। मैं क्विकली 2 और इससे रिलेटेड खबरें बता दूं कि एक तो इस्लामाबाद इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत ने जो है कप्तान की तोड़ फोड़ के 3 और शाहमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। तो खैर 200 पर्चे हैं, अभी ये 2-2, 4-4 की भी अगर करनी जमानतें देने लगेंगे तो ये मेरा कुछ महीने तो लग जाएगा। मगर कल ये जो है भुट्टो केस जो है ना गालबन उसकी प्रोसीडिंग शुरू हो रही हैं, तो वो एक बड़ा ही अहम है, तारीखी नौयत का है, उस पर भी नजर रखेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद है। अभी ब्रेक की तरफ चलते, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के अंदर हर अगले मिनट के अंदर सूरत हाल तब्दील हो रही है, मगर अब हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि हल्कों की सियासत में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। मुल्तान हमारा टारगेट है आज मुकाबिल के अंदर। मुल्तान का सुल्तान कौन होगा, ये इंतखाबी जोड़ तोड़ अपने अरूज पर है। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, देखने वालों को बड़ा शिद्दत से इंतजार रहता है, मुकाबिल ने ये जो अपना सफर शुरू किया है हल्कों की सियासत के बारे में, आज हमारा टारगेट है मुल्तान। मुल्तान के हवाले से क्या इत्तलात हैं? पहले मुल्तान से पहले ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो अपने कन्वेंशन में लगे हुए हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मीडिया हमारा भी जो है वो उसने ये कहा इधर कहा क्या कहा वो चल रही है।
तो इस वक्त हलकों के अंदर जो है इंतखाबी सियासत शुरू हो चुकी है, जोड़ तोड़ होने शुरू हो गए हैं, विंग्स बनने शुरू हो गए हैं, वो वहाँ पे इंतखाबी सियासत शुरू हो चुकी हुई है। कैंपेन हमारा मीडिया ज़रा सा पीछे जा रहा है कि इस वक्त फैसले हो रहे हैं। हाँ, ये है कुछ पार्टियां आगे हैं, कुछ पीछे हैं। नून लीग बहुत आगे है, पीटीआई बेचारी इंतजार कर रही है कि हमारे किस्मत का फैसला हो जाए, मगर उन्होंने भी अपना बदलते हुए हालात में भी वो अपने उम्मीदवारों की एक लिस्टें बनाते जा रहे हैं कि ये वो ABCD बना रहे हैं कि ये A हमारे होंगे, अगर ये फलाने फलाने की जमानत हो गई तो ये B होंगे, B नहीं तो C होंगे। उन्होंने D तक गए हुए हैं। अच्छा, तो चलिए आमिर साहब, अच्छी बात है कि उनके पास ऑप्शंस हैं ABCD तक। नहीं, वो एक अक्लबंदी का तकाजा है। वैसे ही सारे AB तो सारे ही रखते हैं, एक कैंडिडेट होता है, एक उसका सपोर्टिव कैंडिडेट होता है, मगर उन्होंने सपोर्टिव जो है ना मुतबादल जो उम्मीदवार हैं वो 4-4, 5-5 तक रखे हुए हैं और उनके जो हालात हैं उनको रखना चाहिए। इस तरह ही पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी का असल में इतना ज़्यादा ये इशू नहीं है सिंध की हद तक कि उनके मोर और लेस वही कैंडिडेट हैं जो कि उनके जीते हुए कैंडिडेट हैं। तो जीते हुए को एक मुरवजा असूल होता है कि जो जीता होता है, सिटिंग कैंडिडेट होता है MP का, MNA का, उसको सीट उसी को सीट दी जाती है। सो उनको सिंध में कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं करनी। हाँ, कुछ कराची के अंदर इधर उधर हेयर एंड देयर जो है, जो चंद सीटें वो हार गए थे, वहाँ पे उन्होंने फैसले करने। हाँ, पंजाब में उनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं, उनका इस वक्त बड़ा मसला है। लोग कहते हैं, मुझे खुद कई मशवरा जो हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं वो कह रहे हैं जी हर दफ़ा कह देते हैं 2-4 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है, ज़मानत भी जब्त हो जाती है, तो क्या करें। तो उनका पंजाब में पीपल्स पार्टी अभी तक बिलावल इसीलिए KP में और नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं, अभी पंजाब में नहीं आए हैं। तो ये मुख्तलिफ पार्टियों को चल रहा है। तो हम ये ऑलरेडी जो इंतखाबी सियासत शुरू हो गई है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उस पर कर रहे हैं। तो मुल्तान पे कर रहे हैं। मुल्तान का ये है कि जाहिर है मुल्तान के अंदर वहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी का ख़ानदान है, प्राइम मिनिस्टर हैं साबिक। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी हैं, वो जाहिर है PTI के अंदर अब खान के बाद वही है। गौर खान ज़रूर वो बन गए हैं कई मुकाम चेयरमैन, मगर सबसे जो इम्पोर्टेंट अब रह गए हैं उनके बाद, खान के बाद जो उनकी अभी तक जो है पार्टी के अंदर ही हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जेल में ज़रूर हैं, तो वो शाह महमूद कुरैशी हैं। सो कुरैशी गिलानियों की ख़ानदान की लड़ाई जो है, सियासी दंगल जो है पिछले 40-50 साल से चल रहा है। 2 ही ख़ानदान वहाँ पे होते थे और साथ में अभी डोगर फैमिलीज़ और बाकी भी इस तरह के कुछ ख़ानदान आगे में हैं। अच्छा। फिर वहाँ पे जावेद हाशमी साहब हैं। हाँ। अब जावेद हाशमी साहब का ये है कि मेरा उनके मुतालिक ये रहता है, बागी हूँ तो करते रहते हैं वो अच्छे, हमेशा गलत मौके पे सही बात और सही मौके पे गलत बात करने रहते हैं कि ऐन उस वक्त में जब उनकी बारी लग सकती है हुकूमत में, ये अच्छी बात कह लें या बुरी बात कह लें, तो वो गलत फैसला कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो नवाज शरीफ साहब की मेन लड़ाई जेल उन्होंने काटी, कायम मकाम सदर उनको बनाया गया था। आपको ज़माने में याद है ना, मुशर्रफ ने कहा था नवाज शरीफ नहीं आएगा, तो जावेद हाशमी को सदर बनाया था। तो जब वो उनकी बारी लगने वाली थी तो उन्होंने लड़ाई कर ली, तो वो PTI में आ गए बाद में। अब जब PTI में बारी लगने वाली थी तो एन उनको बगावत याद आ गई, वो वहाँ से वो चले गए नून लीग में। नहीं, नून लीग ने उसकी इज्जत नहीं हुई और नून लीग ने उनको बिल्कुल खुडे लाइन करके ना, नवाज शरीफ ने उनको माफ़ी नहीं दी। नवाज शरीफ का ये है कि वो कुछ लोगों के लिए बस निकाल लेते हैं रूम, मगर माफ़ी नहीं है, माफ़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो बेचारे, मैं समझता हूँ उनकी शान में जावेद हाशमी की इजाफा नहीं हुआ जब वो एक किस्म के तरला करके ही नून लीग में जाना चाह रहे थे और उन्होंने उनकी पजीराई नहीं की बिल्कुल भी। तो आजकल वो अब फिर जो है वो PTI के लिए जो है आवाज़ निकाल रहे हैं। अभी देखते हैं कि उनको वो मोस्ट प्रॉब्ली वो इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगे। मगर अब वहाँ पे पहले क्योंकि हमेशा 2 वे फाइट होती थी, एक तो कुरैशी वर्सेस गिलानी होती थी, एक ग्रुप में एक पार्टी चली जाती थी और दूसरी चेंज करनी ही पड़ती थी, तो और फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी थी। अब वहाँ की जो पिछले इलेक्शन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो PTI बन गई हुई है। मुल्तान की 6 कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं ना, वहाँ
वहाँ पे जो है जाहिर है बड़े बड़े ये सारे बड़े ख़ानदान वहाँ पे हैं। और 2018 में याद रहे कि तमाम नशिस्तें जो थी कौमी असम्बली की वो पीटीआई जीती थी। अभी जो है सबसे बड़ा जो भी ये तज़िया हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, उसके अंदर सबसे बड़ा मफरूज़ा ये है कि पीटीआई किस तरह कितनी मैदान में आने दी जाएगी। क्या उनके मेजर कैंडिडेट्स जो हैं, जो उनके उम्मीदवार हैं, ए लिस्ट वाले, बी लिस्ट वाले, वो सी लिस्ट वाले, कौन कैंडिडेट होंगे और उनको कितनी गुंजाइश निकाली देगी, तो ये एक मफरूज़ा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इस मफरूज़े पे हैं कि इनको अलाउ नहीं किया जाएगा, उस पर कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। मगर वहाँ पे जिस तरह के केपी के अंदर एक बहुत वो जो एक आदमी है ना जिसका नाम है शेर अफजल खान मरवत, उसने एक जो वहाँ पे ऑक्सीजन का टीका लगाया है ना, तो अगर उसका थोड़ा सा मुजाहरा पंजाब में शुरू हो गया, जो कि लाहौर में थोड़ा सा ये क्वाड के जलसे ने पूरी नून लीग पीपल्स पार्टी सबको परेशान किया हुआ है। वो बहुत ज़्यादा वो मोटरसाइकिल उन्होंने जो मौत के कुएं में चलाई है ना वहाँ उसके असरात बरामद हो रहे हैं। मौत के कुएं में वो उसकी जो है ना आवाज़ मोटरसाइकिल की वो पूरे पंजाब में पहुंची है कि वो मोटरसाइकिल पंजाब में चलनी शुरू हो गई तो ये फिर सारे ये मोटरसाइकिलों बैठ जाएंगे पंजाब लाहौर में, मफरूज़े बैठ जाएं। अच्छा, कौमी असम्बली की सारी पीटीआई की याद रहे, मुल्तान बड़ा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, सारी पीटीआई के पास थी और सूबाई असम्बली की 21 में से 17 वो जीते थे। अच्छा, और नून लीग के सूबाई असम्बली की 2 जो थी नून लीग ने ली थी, पीपल्स पार्टी जबकि सिर्फ एक आज़ाद कामयाब पीपल्स पार्टी सिर्फ एक उनकी प्रोविंशियल असम्बली में जीती थी और एक आज़ाद कामयाब हुआ था। अभी इलेक्शन कमीशन में जो नून लीग का वहाँ पे तकिया जो है ना वो मुनहरफीन पे है कि जो लोग तोड़े गए थे वहाँ से मुल्तान से पीटीआई के, उनको उनके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि इस दौरान में पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा कम बैक किया हुआ है वहाँ पे, पर नून लीग जो है ना उन्हीं पे डिपेंड कर रही है। अब वहाँ पे जो एक तो सियासी पार्टियों की सियासत होती है, फिर ख़ानदानों की में ज़ाहिर है कुरैशी ख़ानदान है, फिर आमिर डोगर की सूरत में डोगरों की एक वो रहता है ख़ानदान, और वहाँ पे अब जहांगीर तरीन साहब भी मुल्तान में पहले लोधरा में थे, अब मुल्तान में वो बताया जा रहा है कि वो इंटरेस्टेड है मुल्तान से इलेक्शन लड़ने में। अब वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी भी थोड़ी बता दें कि NA 148 जो है ना वहाँ पे अब इनके जो पीटीआई के तो थे वहाँ पे मुनहरफ जो थे, मैं अब ये लोटे का लफ्ज़ नहीं किसी की शान में क्या गुस्ताखी करना, हालांकि है तो ये लोटा ही मुनासिब लफ्ज़ है, लोटा ही है, मगर बहरहाल क्या कहें, मुनहरफ साहब अहमद हसन दियड़ जो है ना अब वो नून लीग के उम्मीदवार हैं। 2018 में पीटीआई के थे, अब नून लीग के अब पीटीआई के हैं, तो जाहिर है पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी इस हल्के से होंगे। सो एक किस्म का देख लीजिएगा कि ये देखिएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट हल्का मुल्तान जो है जो है NA 1 मुल्तान जो है ना 148 जो है यहाँ पे। अच्छा, वहाँ से तहरीक इंसाफ के लिए 5 उम्मीदवार हैं। अब देखें इतनी पीटीवी पार्टी भागी भी सो कॉल्ड के अंदर भी 5 उम्मीदवार हैं जो लड़ना चाह रहे हैं। उसमें ओन अब्बास बपी साहब तो हैं ही हैं, और उसके बाद खालिद जावेद बड़ाई साहब हैं, बैरिस्टर तैमूर महे हैं, वसीम खान बाज़दई हैं, ये मौजूद हैं। सिकंदर मोहसन साहब हर इलेक्शन के अंदर वो भी एक तीसरा धड़ा रखते हैं हमेशा, तो वो आखिरी वक्त में फैसला करते हैं क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स इस तरह की है कि एक धड़ा इस तरफ चला जाए तो वो फिर दूसरे धड़ों में उन्होंने जाना होता है। सो हो सकता है वो पीटीआई ज्वाइन करें, हो सकता है वो इंडिपेंडेंट लड़ें। साहब, और आप भी मेरी करेक्शन की जगह, जहां तक मुझे याद पड़ता है आमिर साहब ओन अब्बास बप्पी जो हैं वो पीटीआई को छोड़ चुके हैं। ये पिछले चंद दिनों की अहम खबर थी, ये भी बप्पी साहब के हवाले से, वो पीटीआई को छोड़ चुके हैं। वो मेरे ख्याल में कर लेते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिया एक ग्रुप है, उसके मुतालिक मिले जुले जज्बात हैं। जो शेर अफजल खान मरवत ने कहा कि काटा लगा दिया है खान ने, पर वहाँ पे काफ़ी लोगों की हमदर्दियाँ पाई जाती हैं कि वो लोग जिन्होंने मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो नज़र आ रहा था शायद उनके लिए गुंजाइश निकल आए। अच्छा, ये उन्हीं में से ये होता नहीं इनकी माफ़ी तलाफ़ी होती है या नहीं, मगर वो उम्मीदवार मेरा ख्याल है हैं क्योंकि उनको और किसी जगह से वो नहीं मिलेगी। तो उसके बाद जी ये बता दूँ मैं कि गुज़श्ता इलेक्शन में जो ये जो अहमद हसन दियड़ जो हैं इन्होंने 34,000 वोट लिए थे। 74,000 74,000 सॉरी, थैंक यू।
यूसुफ गिलानी को 10,000 वोट कम थे, साबिक वजीर आजम के, ये उनका भाई हल्का है, तो ये पीटीआई की वजह से दियड़ साहब ने लिए थे, ये दियड़ साहब ने अपनी वजह से नहीं लिए, मगर अब वो नून लीग इन पे डिपेंड कर रही है। ये मफरूजा है कि जनाब ये यहाँ के भी 74 ले लेंगे। तो पहले मोरलेस ये 2 में हुआ था, क्योंकि यहाँ पे नून के जो सलमान कुरैशी साहब थे उनको सिर्फ 20,000 वोट मिले थे। तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो पीटीआई और पीपल्स पार्टी में मुकाबला हुआ था। अब ये 3 वे फाइट है और हो सकता है बोसन साहब इंडिपेंडेंट हो तो 4 वे होगा। सो ये डिपेंड करता है इस पे ऊपर कि यहाँ मुल्तान में एक और मैं बात समझा दूँ कि हर एक का एक होता है आपका पार्टी का और जाती धड़ा। ठीक है, धड़े की सियासत है ना, लोगों ने आपसे काम कुम करवाए होते हैं तो आपका जाती 25-30 हज़ार, किसी 20,000 से लेके 40,000 था, डिपेंडिंग ऑन दी धड़ा। कुरैशियों का, गिलानियों का 20-25 हज़ार रुपये का धड़ा होता है, जो कि पुश्तों से इनके साथ खानदान चले हुए हैं और इनसे थाना की शरीके काम करने होते हैं। मगर साथ में पीटीआई का इन सब की अगर बाकियों की आपस में डिवीजन हो जाती है कि जो नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, यहाँ पे याद रहे कि पिछली दफ़ा जो बाई इलेक्शन हुए थे जिसमें इनकी शामुद कशी की साहबजादी लड़ी थी, यहाँ पे सबका आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो तब जाके वो हार गई थी। इमरान खान यहाँ से नहीं लड़े थे, वो बाकी सूबों बाकी सीटों पे लड़े थे, यहाँ से नहीं लड़े गए थे, तो वो इसलिए वहाँ पे हार गई। मगर इस दफ़ा इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग कोई इंतखाबी नजर नहीं आती कि पीपल्स पार्टी की और नून लीग की हो सके, तो ये डिवीजन होती है तो उसका फायदा पीटीआई को होता है। ठीक है, लास्ट 5 मिनट से मेरे पास आमिर साहब, आप कह रहे थे गिलानी और कुरैशी का हमेशा टाकरा रहा है। वैसे एक दफा ये एक ही जमात के अंदर भी थे, गिलानी भी और कुरैशी भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। ये जो है ये पिछली दफा पीडीएम में भी अल्हम्दुलिल्लाह कट्टे थे, इसीलिए ये वो बाई इलेक्शन के अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब आ जाए मुल्तान 2 के ऊपर 149 के अंदर, यहाँ जो है जहांगीर तरीन साहब ने लैंड कर लिया है और वो यहाँ पे जो बातें की जा रही हैं कि वो बड़े बज़िदा हैं कि उन्होंने लोधरा में हो सकता है अपने साहबजादे जो अहमद तरीन साहब को अली तरीन साहब को लड़वाएं। तो पहले ये मखदूम अहमद महमूद साहब के मरून मिन्नत अपने जो इनके वो ब्रदर इन लॉ हैं तो रहीम यार खान से लड़ते थे, तो लोधरा से खुद ही एक दफ़ा लड़े थे, उसके बाद ये नाहल हो गए, फिर बेटे को अली को लड़ाया, अली हार गए, तो वहाँ से पता नहीं ये साहबजादे उनके वहाँ से लड़ते हैं नहीं लड़ते, मगर ये खुद मुल्तान में आ रहे हैं। और ये जो मुलाकात हुई थी अभी रिसेंटली देखे ना, और अब ये शहबाज शरीफ साहब जो है ये कल मिरर बना के रखिएगा कि नून लीग क्या कहती रही जहांगीर तरीन के मुतल्लिक, और अब शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए हैं, मगर अंडरस्टैंडिंग ये चल रही है, बात ये चल रही है कि उनके लिए क्या गुंजाइश निकाली जाएगी खासतौर पे मुल्तान की सीट में। वैसे याद रहे कि ये एक फिलर छोड़ा गया है कि जनाब ये नून लीग को कहा जा रहा है या नून लीग ये करेगी कि इनके लिए सराइकी इलाकों में गुंजाइश निकालेगी। और जो फिगर दिया गया है वो मैं नहीं मानता कि नून लीग इतनी बड़ी गुंजाइश निकालेगी। 40 का कोई फिगर वो कह रहे हैं जी 20-25 जो है वो नेशनल असम्बली की सीटें छोड़ देंगे इनके लिए, और 40 प्रोविंशियल मैं नहीं समझता हूँ वो अफोर्ड कर सकते हैं। वो उन्होंने अपनी जंग लड़नी है, वो अपनी टर्फ नहीं छोड़ेंगे। 2-4 सीटों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग जो उनकी नहीं बनती वो वहाँ से छोड़ेंगे, शायद छोड़ दें, मगर ये इतना नहीं है। दूसरा अलीम खान साहब का मैं बयान दे रहा था कि एक इस्तेकाम पार्टी में आपस में भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। उन्होंने कहा जी हमारी किसी के साथ जो है ना कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो मैं क्विकली बताऊं ये मुल्तान का सिलसिला जारी रखेंगे, कर लेंगे मेरे ख्याल में 149 को। मैं 149 का सिर्फ बता दूं कि यहाँ आमिर डोगर साहब हैं, अब जो है वो ए लिस्ट में है, जाहिर है यहाँ से वो इलेक्शन जीते हुए हैं, और उसमें 1,35,000 उन्होंने पिछली दफा वोट लिया था, और नून लीग के जो तारिक रशीद थे 80,000, सो वो 55,000 की लीड है उनकी। तो अब ये देखें कि उनको क्योंकि तरीन साहब के मतलब में वो लड़ने दिया जाता है या नहीं, मगर मुझे मेरी इत्तलाएं हैं कि वो बज़िद हैं कि मैंने लड़ना ही लड़ना है, चाहे मुझे गिरफ्तारी देनी पड़े, जो भी करना पड़े, मैं यहाँ लड़ूंगा। यहाँ पे जावेद हाशमी भी हैं, जावेद हाशमी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, तो मेरा ख्याल है अगर इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और किसी पार्टी की आशीर्वाद नहीं है, और नून लीग उनको जाहिर है 55,000 से आमिर डोगर जीते हुए हैं, वो भी गुंजाइश नहीं लगाएगी। नून लीग इसके अंदर जो है नून लीग के यहाँ से कैंडिडेट ये देखना है कि तारिक रशीद साहब क्या जहांगीर तरीन के लिए नून लीग उनको विड्रॉ करती है या नहीं करती, तो उनके क्या कैंडिडेट होंगे ये क्लियर नहीं है। मगर क्लियरली जावेद हाशमी को वो भी सीट नहीं दे रहे, पीटीआई भी नहीं देगी, और यहाँ से फिर ये अब देखना है कि ये ओपन है ये कि यहाँ पे
कौन जीता है। यहाँ पे जो चारों सूबाई नशिस्तें थी वो भी पीटीआई के उम्मीदवार भारी मार्जिन जी, के यहाँ साथ से चारों की चारों याद रहे कि नीचे जो सीटें हैं सूबाई वो पीटीआई का ही हल्का है। आमिर डोगर जो है वो इसीलिए उनको व्हिप बनाया गया था, इसीलिए बनाया गया था कि वो 55,000 की लीड बहुत ज्यादा होती है, मरते मरते भी है। तो अभी तो जेल भी काट के आ चुके हैं अभी बस डिपेंड ये करता है कि वहां पे उनको किस तरह लड़ने दिया जाता है और पीटीआई को ओवरऑल किस तरह लड़ने दिया जाता है, इस पे वो है। मगर इतनी ओवरवेलमिंग सपोर्ट हो फिर, और मोटरसाइकिल अगर मौत की मोटरसाइकिल कुएं में मोटरसाइकिल चल गई तो कुछ नहीं कहा इसके जा बाकी जो रह गए ये बाकी कल इसकी मुकम्मल तफसील शेयर करेंगे। मगर देखने वालों को बता दें कि NA 149 के हवाले से ये मुकम्मल तौर पर शहरी पोश इलाका है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तफसील इसकी बाकी हल्कों की कल आने वाले मुकाबले में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दी, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।